हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक लेकर आए हैं और वो है ओम का नियम। ओम का नियम बहुत शानदार टॉपिक है और ये इलेक्ट्रिक करंट के अंदर थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल के तौर पर भी है। यदि आप थ्योरेटिकल अच्छे से समझते हो तो फिर प्रैक्टिकल करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ओम के नियम को समझते हैं, इनकी क्या लिमिटेशन है उनको भी समझेंगे और इनका जो सदिश निरूपण है ओम के नियम का उनको भी अच्छे से जानेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? ये विभवांतर व धारा के बीच में संबंध बताता है। विभवांतर क्या होता है, कैसे इसमें संबंध को दर्शाएगा, अच्छे से समझते हैं। ये कोई चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ यानी ऐसा पदार्थ जो अपने में से इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होने दे। ये कोई चालक पदार्थ है। जब इनको वोल्टेज देंगे, यानी बैटरी से जोड़ेंगे, ये पॉजिटिव सिरा होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा और इनको कुंजी की सहायता से कनेक्ट करेंगे। ये है कुंजी और ये क्या है? बैटरी है। जब इनको ऐसे कनेक्ट करोगे तो ये परिपथ बंद परिपथ होगा और यहां से करंट फ्लो होगा। क्या होगा? करंट फ्लो होगा। ये आई करंट है। धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर क्या प्रवाहित होंगे? करंट फ्लो होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस चालक के अंदर वो होगा धन टर्मिनल की ओर मूव करेंगे सभी इलेक्ट्रॉन। ये है चालक पदार्थ। अब इनसे क्या बात निकल के आती है? ओम के नियम इसमें क्या रिलेशन है कि जब यहां पे वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। करंट क्या होगा? बढ़ेगा। यहां पे यही कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि यदि जो बैटरी का वोल्टेज ज्यादा है तो इस परिपथ के अंदर करंट भी ज्यादा फ्लो होगी। तो ओम ने क्या बताया कि यदि किसी चालक में जो वोल्टेज बढ़ाया जाए तो करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। चलो यहां पे लिखते हैं ओम का नियम क्या है। यदि किसी चालक में विभवांतर बढ़ाया जाए तो धारा भी क्या होती है? बढ़ती हैं। क्या होती हैं? बढ़ती हैं। यानी क्या कह सकते हैं? विभवांतर धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी इस नियम के अनुसार विभवांतर धारा के क्या होगा? समानुपाती। इस नियम के अनुसार विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। चलो समानुपाती होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये V है ना, I के क्या होगा? V I के समानुपाती होगा। जितना वोल्टेज ज्यादा होगा तो यहां पे करंट उतना ही ज्यादा क्या होगा? फ्लो होगा। करंट उतना ही ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है। अब यहां पे आवश्यक शर्त क्या होगी इसमें? यानी चलो विभवांतर तो ये धारा के समानुपाती हैं, लेकिन इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो आपको समझा देता हूं कि इसमें जो बातें ध्यान रखने योग्य हैं वो क्या है कि जो विमाएं है ना, चालक की विमाएं का मतलब क्या होगी? विमाओं का मतलब हो गया इनकी जो लेंथ और एरिया, इनकी जो लेंथ है लंबाई और एरिया, इनका क्षेत्रफल, ये क्या होना चाहिए? ये अपरिवर्तित रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो चालक की विमाओं का मतलब यहां पे
लंबाई व क्षेत्रफल, लंबाई व क्षेत्रफल, चालकी विमय तथा तापमान, तापमान यानी जो चालक का तापमान है वो भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी चेंज नहीं होना चाहिए। चालक की विमय तथा तापमान अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे। ये बातें आप विशेष तौर पर यहां पे ध्यान रखना कि जब भी आप प्रैक्टिकल करते हो, क्योंकि ये वैल्यू कब देखी गई, प्रैक्टिकल के दौरान देखी गई कि जब विभवांतर बढ़ाओगे, जैसे वोल्टेज को बढ़ाओगे, पहले मान लेते हैं वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पे 10 वोल्टेज होता है और करंट 5 एम्पेयर की फ्लो होती है। जब यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, मान लो 50 वोल्टेज कर लेते हो, तो ये करंट भी समान अनुपात में बढ़ेगी। ये इनका कितना गुना हुआ, 5 गुना हुआ, तो ये भी क्या होगा, इनका 5 गुना, यानी 25 एम्पेयर की करंट क्या होगी, फ्लो होगी, यानी समान अनुपात में बढ़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल के दौरान देखा गया, लेकिन उसमें ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है कि चालक की विमाएं चेंज नहीं होनी चाहिए और तापमान भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। चलो, यही ओम का नियम है। अब यहां पे आगे समझते हैं कि V समानुपाती I क्या होता है, आगे और डिटेल में समझते हैं। चलो, ओम का नियम है, वो हमें क्या निकलकर प्राप्त हुआ कि V समानुपाती I, V समानुपाती I, जितना विभव बढ़ेगा या विभवांतर बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा, उतना ही करंट बढ़ेगा। कैसे, यहां पे बात की जा रही है कि विभव बढ़ेगा, यानी V यहां पे क्या हो रहा है, V यहां पे बढ़ रहा है, इसका मतलब V को बढ़ा रहे हैं, V बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में I भी क्या होगा, I भी बढ़ेगा, I भी क्या होगा, बढ़ेगा। चलो, अब यहां से समझते हैं कि जब इनका समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट राशि आएगी, वो क्या आएगी, R। क्या आएगी, R कांस्टेंट राशि आएगी। बिल्कुल, ये R हैं, वो क्या हैं, ये R हैं जहां R समानुपातिक, समानुपातिक नियतांक हैं, समानुपातिक नियतांक हैं। और इस समानुपातिक नियतांक को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, जिन्हें प्रतिरोध कहते हैं, जिन्हें प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ये प्रतिरोध क्या होता है उनको भी और यहां पे डिटेल में समझ लेते हैं। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि कोई चालक पदार्थ हैं, उनके अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, जब गति करते हैं उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रॉन जब आगे मूव करेंगे तो कुछ ऐसे पदार्थ होंगे, चालक पदार्थ, जो क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, बाधा उत्पन्न। और इन्हीं को क्या कहेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट, उत्पन्न रुकावट या बाधा को ही क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिरोध। यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट को क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। और क्या कह सकते हैं, और यहां पे कह सकते हैं कि विद्युत धारा में उत्पन्न रुकावट, क्योंकि विद्युत धारा ही क्या है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। क्या है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। अथवा हम एक और इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं प्रतिरोध की।
यानी ओम के नियम में V समानुपाती I था। जब समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक कांस्टेंट राशि क्या प्राप्त हुई, R प्राप्त हुई, जिनको समानुपातिक नियतांक या प्रतिरोध या इंग्लिश में इनको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होता क्या है अगर रियल में समझे तो, ये होता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट। यानी एक ऐसी चीज है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को रोकने का प्रयास करता है कि बिल्कुल आजा मेरे पास, या फिर रुक जा भाई, तो रुक जा, काम कम कर या दौड़ कम। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। अथवा में और क्या कह सकते हैं, एक और परिभाषा शॉर्ट लिख लेते हैं, विद्युत धारा में, विद्युत धारा में उत्पन्न रुकावट, विद्युत धारा में उत्पन्न रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं, को ही प्रतिरोध कहते हैं। जी हां, ये हो गई प्रतिरोध की बात हो गई, यानी इनकी परिभाषा की बात हो गई। लेकिन प्रतिरोध का मतलब यही होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्या करता है, इनको रोकने का प्रयास करता है, यानी इनको रोकने का प्रयास करेगा, रोकने का प्रयास। उन्हीं को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। ठीक है, अब प्रतिरोध की परिभाषा आपने समझ ली। अब समझेंगे कि प्रतिरोध का कौन सा फॉर्मूला होगा, ये होता क्या है, और इनको समझते हैं। चलो, प्रतिरोध का जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ वो देखो, V बराबर आई आर प्राप्त हुआ। R बराबर क्या होगा, I का भाग दोगे तो R बराबर प्राप्त होगा, वो हो जाएगा V अपॉन आई, V अपॉन आई। यानी और क्या परिभाषा दे सकते हैं, और परिभाषा दे सकते हैं कि विभवांतर और धारा के अनुपात को, विभवांतर और धारा के अनुपात को। एक और परिभाषा लिख लेते हैं, विभवांतर एवं धारा के अनुपात को, धारा के अनुपात को क्या कहेंगे, प्रतिरोध, प्रतिरोध कहते हैं। चलो, अब इनका फॉर्मूला तो ये प्राप्त हो गया, ये इनका फॉर्मूला है, तो इनके अकॉर्डिंग इनका मात्रक क्या होगा, इनकी विमा क्या होगी, उनको भी समझ लेते हैं। चलो, यहाँ पे इनका जो मात्रक है वो मात्रक को देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे वोल्ट क्या होगा, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, यानी करंट का क्या होगा, धारा का, धारा का होगा एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर को बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर को ओम कहेंगे यहां पे, और ओम का जो संकेत होगा वो क्या होगा, यानी ये ओम का संकेत है, यानी इनसे प्रदर्शित किया जाता है। ये वोल्ट अपॉन एम्पियर को ओम कहेंगे, वोल्ट अपॉन एम्पियर को क्या कहेंगे, ओम कहेंगे। तो ये इनका मात्रक हो गया। और विमा की बात की जाए तो विमा कैसे ज्ञात होगी, इनकी विमा कैसे ज्ञात होगी विद्यार्थियों, ये भी समझते हैं इनकी विमा कैसे ज्ञात होगी। विमा का टॉपिक आप 11th में अच्छे से डिटेल में पढ़ के आए होंगे। तो वोल्ट का क्या होगा, सबसे पहले विमा वो ज्ञात करेंगे। तो V बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हम इनकी विमा फाइंड कर रहे हैं, तो V बराबर W अपॉन Q होता है। V बराबर W अपॉन Q, यानी कार्य की क्या होगी, M1L2T-2 अपॉन में आवेश की होती है A1T1। क्या होती है, A1T1। यहां पे रखें तो क्या होगा, यहां पे R की विमा हो जाएगी, वो हो जाएगी M1L2T-2 अपॉन में A1T1।
और ये तो वोल्ट की हो गई, एम्पियर की क्या लिखोगे, A1 लिखोगे। और ये A1 सबसे ऊपर नहीं जाएगा तो कहां जाएगा फिर, ये इनके अपॉन में एक करोगे वो सबसे ऊपर जाएगा, यानी इनका गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, M1L2T-2 अपॉन में क्या होगा, A²T1। ये अब ऊपर जाएगा तो घात माइनस की हो जाएगी, तो M1L2T-2 है, ये ऊपर जाएगा तो और माइनस का एक और ऐड हो जाएगा, यानी माइनस का 3। A² ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा, यानी ये क्या है, प्रतिरोध की विमा। क्या है, प्रतिरोध की विमा, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये है विमा। चलो यहां पे इनके मात्रक की बात हो गई, इनके डायमेंशन क्या होती है यानी विमा क्या होती है, इनकी बात हो गई। अब यहां पे आगे इसी पर आधारित और कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं विभवांतर तथा धारा को यदि आप चेंज करोगे तो प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनको समझते हैं। यानी इनमें ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ क्या होगा, ये बात हो रही है विभवांतर और धारा के मध्य। विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती हैं, समानुपाती का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, इस प्रकार का होगा। यानी यहां पे क्या है, V, यहाँ पे I, और ये x अक्ष के साथ में कोण क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, V समानुपाती I, V समानुपाती I। ये समानुपाती का ग्राफ है और किन किन के मध्य है, विभवांतर और धारा के मध्य। चलो यहां से आप क्या कॉन्सेप्ट देखते हैं कि V समानुपाती I था, V बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाया तो कांस्टेंट राशि R आ गई, और R बराबर क्या होगा, I का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा V/I, V/I। इसका मतलब ये हुआ कि जितना विभवांतर बढ़ेगा उतनी ही धारा बढ़ेगी। मान लेते हैं यहां से कि V समानुपाती I है, जब ये 5 गुना हो जाएगा तो करंट भी कितना होगा, करंट भी 5 गुना हो जाएगा। कितना गुना होगा, 5 गुना हो जाएगा। यानी जितना विभवांतर बढ़ेगा उतनी धारा बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को समान अनुपात में बढ़ाने पर प्रतिरोध पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी V और I को बढ़ाने पर प्रतिरोध पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। और V और I का जो ग्राफ है ये ढाल को प्रदर्शित कर रहा है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ढाल यानी स्लोप को प्रदर्शित कर रहा है। यहां पे इनको और क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं tan थीटा भी लिख सकते हैं। tan थीटा का मतलब क्या हुआ, यहां पर tan क्या होगा, कोण बढ़ेगा। जब ये कोण बढ़ेगा तो फिर ढाल भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी V और I का वक्र किसको प्रदर्शित कर रहा है, ढाल को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां पर आप क्या कॉन्सेप्ट लिखोगे कि विभवांतर और धारा को चेंज करने पर प्रतिरोध पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि समान अनुपात होगा। अनुपात क्या होगा, समान होगा। चलो यहां पे लिख लेते हैं नोट बना के, ये पॉइंट क्या होगा कि V व I को परिवर्तित करने पर V और I को परिवर्तित करने पर प्रतिरोध R पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी R पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कब, जब V और I को आप चेंज करोगे तो ये यहां पे कांस्टेंट रहेगा प्रतिरोध।
चलो उनके बाद में समझते हैं क्या है ये। इस प्रकार का क्वेश्चन है, उनको समझते हैं क्या होगा विद्यार्थियों। यदि यहां पे ये दी गई है आकृति, वो क्या है, इसमें अलग अलग चालक हैं, उसका प्रतिरोध बताना है, किसका प्रतिरोध अधिक होगा। एक तो P और एक Q, यहाँ पे दो चालक दिए गए हैं। इन प्रकार के चालकों में किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिनका किनका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, उनको यहाँ पे समझते हैं। चलो यहाँ पे ये चालक देखें तो ये क्या है, विभवांतर हैं, ये करंट है I, ये क्या है, करंट I धारा, और ये है विभवांतर। अब यदि यहाँ पे ये चालक फर्स्ट हैं, ये चालक क्या होगा, सेकंड चालक हैं। अब यहां से देखें यदि, तो ये इनके साथ में एंगल बना रहा है, वो θ1 बना रहा है, और ये दूसरा चालक है वो एक्स अक्ष के साथ में θ2 एंगल बना रहा है। बिल्कुल यहां से आप देखें तो क्या बता सकते हैं कि θ1 और θ2 अलग अलग कोण है, क्योंकि चालक P और चालक Q किसका प्रतिरोध अधिक होगा, हमें यह बताना है कि चालक P का होगा या चालक Q का होगा। चलो यहां से M बराबर क्या होता है, ढाल होगा, उसमें M बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। M बराबर ये ढाल को प्रदर्शित करेगा, तो M1 क्या होगा, tan θ1, और इसी प्रकार M2 क्या होगा, M2 होगा tan θ2 होगा। यहां से देखें तो कौन बढ़ेगा तो ढाल क्या होगी, कौन बढ़ेगा तो ढाल क्या होगी, बढ़ेगी। कौन बढ़ेगा तो ढाल बढ़ेगी। इसका मतलब θ2 है वो क्या है, θ1 से अधिक है। θ2 θ1 से अधिक है, इनका मतलब ये हुआ कि tan θ2 क्या है, tan θ1 से अधिक है, मैक्सिमम है। उस कंडीशन में आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, R बराबर V बटा I, जिनको आप क्या लिख सकते हैं, M या tan थीटा लिख सकते हैं। जब ये ज्यादा होगा तो R भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये R के बराबर में है। किसके बराबर में है, R के बराबर में है। चलो अब यहां पर कौन बढ़ रहा है तो tan थीटा बढ़ रहा है, ये ज्यादा है ये कम है, तो फिर प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा, तो RQ का ज्यादा प्रतिरोध होगा R P से। यानी जितना कोण अधिक होगा, एक्स अक्ष से जितना दूर होगा, उनका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, और इनका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझोगे। ओके चलो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझते हैं कि निम्न आकृति में धारा घनत्व और धारा के बारे में आप क्या सही कथन बता सकते हैं। यानी ये अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, ये धारा घनत्व को J से दर्शाएंगे। J1 J2 और J3 क्या है, अलग अलग क्षेत्रफल पर क्या है धारा घनत्व, और I1 I2 I3 क्या है, यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रफल पर इलेक्ट्रिक करंट है। चलो अब यहाँ पे क्या समझते हैं कि इनमें कौन सा कथन सही होगा, इनमें कौन सा कथन सही होगा, वो हमें देखना है। यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो क्या है, A1, धारा I1 चल रही, इनमें से धारा I2 गुजरी है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A2, और ये अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, और इसमें करंट I3 फ्लो हो रही है, और एरिया क्या होगा, A3 होगा। चलो अब एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि यदि मैं इनमें से इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह हो रहा है, या फिर आप ये माने कि इनके अंदर से 20 लीटर जल प्रवाहित हो रहा है, या पानी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो मुझे ये बताइए क्या A1 क्षेत्रफल से, A2 क्षेत्रफल से और A3 क्षेत्रफल से अलग अलग जल का प्रवाह होगा, बिल्कुल नहीं। यानी इनके अंदर, इस चालक के अंदर से चाहे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसा ही हो, प्रत्येक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 20 लीटर पानी ही क्या होगा, प्रवाहित होगा। क्या होगा, प्रवाहित होगा या बहेगा। अब यहां पे बात आ रही है कि यदि यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाएं तो इसमें करंट अलग अलग नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा तो करंट समान होगा, I1 बराबर I2 बराबर I3, उनको क्या मान लो, I मान लो। यानी आप हमेशा ये ध्यान रखना, चाहे चालक कैसा भी हो,
करंट क्या होगा, बराबर होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कैसा ही हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। चलो ये बराबर हैं तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगा कि ये तीनों इक्वल हैं, तो सी ऑप्शन मिला कि साई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कोई भी हो, करंट क्या रहेगा, नियत, क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलो इसी पर आधारित धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या होता है विद्यार्थियों, जे बराबर होता है आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, यानी एक छोटे से भाग में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी एक छोटे से भाग में कितना करंट फ्लो हो रहा है, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाला जो करंट है, विद्युत धारा है, वो क्या होगा, धारा घनत्व, क्या होगा, धारा घनत्व। धारा घनत्व का टॉपिक आपने इनसे पहले वाले भाग में बहुत शानदार तरीके से समझा था। अब इसी में आप और क्या समझोगे कि करंट क्या है, करंट यहां पे कांस्टेंट है, ये करंट क्या है, कांस्टेंट है, तो इनको आप ये लिख सकते हैं कि जे समानुपाती क्या होगा, जे समानुपाती बनेगा, वो बनेगा 1/a, क्योंकि आई क्या है इसमें, आई यानी करंट नियत है, क्या है, नियत। हमने करंट के बारे में क्या स्टेटमेंट निकाला कि करंट क्या होगा, इक्वल होगा, नियत होगा। इसी पर आधारित धारा घनत्व में आप क्या यहां पे कथन कह सकते हैं, वो इसमें फाइंड कर रहे हैं कि जे समानुपाती क्या है, व्युत्क्रमानुपाती सॉरी क्या है, ए, यानी यहां से आप क्या कहोगे कि एरिया यदि बढ़ रहा है, एरिया यदि बढ़ रहा है तो धारा घनत्व क्या होगा, कम होगा, धारा घनत्व कम होगा। यहां से आप क्या देख रहे हैं, एरिया बढ़ रहा है, A1 क्या है, A1 कम है, A2 और इनसे ज्यादा है, A3 और क्या है, ज्यादा है, यानी एरिया बढ़ रहा है, ये इनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, कम है, इनका और ये ज्यादा है, इनसे ये और ज्यादा है, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ रहा है। उस कंडीशन में आप क्या बता सकते हैं कि जे क्या हो जाएगा, J1, इसमें J1 मान लेंगे, इसमें J2 और इसमें J3, इसमें कौन सा कथन बनेगा, कौन सा कथन बनेगा, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो फिर धारा घनत्व क्या होगा, घटेगा, धारा घनत्व घटेगा, घटेगा तो घटने वाला कौन सा होगा, J1 इसमें अधिक है, J2 इसमें और इनसे कम होगा, ये J3 और इसमें कम हो रहा है। यहां पे कौन सा ए ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा या सी ऑप्शन, ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा, ऑप्शन ए और बी में से आपको सेलेक्ट करना है। धारा घनत्व बढ़ रहा है, किस में बढ़ रहा है, इसमें तो ये बढ़ रहा है, J1 ज्यादा है J2 से, फिर J3 से ज्यादा है ये दोनों, इसमें कौन सा कथन लगेगा आप मुझे ये बताओ सबसे पहले तो। किसमें, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या होगा, इसमें A1 क्या है, कम है, फिर A2 ज्यादा है, फिर A3 ज्यादा है। इसी आधार पर यदि J1, J2 और J3 लें तो ये व्युत्क्रमानुपाती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये धारा घनत्व A1 क्षेत्रफल ज्यादा, क्षेत्रफल सॉरी कम है, धारा घनत्व अधिक होगा, धारा घनत्व अधिक होगा, इनका धारा घनत्व क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, यानी ये वाला कथन कहां पे बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, वही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको छोटा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कॉन्सेप्ट से देखने को मिलेगा। यहां से आपने क्या पता किया कि यहां पे क्षेत्रफल जब बढ़ रहा है तो धारा घनत्व घटेगा, इनका धारा घनत्व क्या है, क्षेत्रफल कम है तो धारा घनत्व क्या होगा, क्या यही कथन सही है, यहां पे क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल कम है, इनका तो धारा घनत्व अधिक होगा, धारा घनत्व अधिक होगा, इनका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो धारा घनत्व घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा, और इनका धारा घनत्व यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है सबसे ज्यादा, तो धारा घनत्व क्या है सबसे कम, ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये स्थिति बनती। यदि समानुपाती के होता तो फिर
क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो धारा घनत्व भी बढ़ेगा। ये स्थिति समानुपाती की होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती की। तो होपफुली यहाँ तक और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को क्या है। ओम के नियम का सदिश निरूपण करना है। बहुत शानदार टॉपिक है, एक डेरिवेशन है और डायरेक्ट इसमें यह भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव करना होता है जे बराबर सिग्मा ई, जे बराबर सिग्मा ई। ये सिद्ध करना भी कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है, लेकिन अब इनको सिद्ध करेंगे। वही क्या होगा, ओम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, आपने एक डेरिवेशन किया है, और वो कौन सा डेरिवेशन, विद्युत धारा और अपवन वेग में संबंध, यानी अपवहन, अपवन वेग व धारा में संबंध, अपवहन वेग और धारा में संबंध से। तो कौन सा संबंध होता है, I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है NEAVD। I बराबर क्या होता है, NEAVD, यानी ये वाला आपने कथन पढ़ा होगा या डेरिवेशन पूरा सॉल्व भी हमने किया है इनसे पहले वाले भाग में। तो ये डायरेक्ट आप लिखोगे। यहां से आप और क्या देखोगे कि हमें ओम के नियम का सदिश निरूपण करना है। अब यहां पे आपने एक और क्या पता किया कि VD का फॉर्मूला होता है, वो VD का फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ, वो था E टो अपॉन क्या था, M। क्या था, VD बराबर E टो अपॉन M। चलो, और इसमें ये VD की वैल्यू भी यहां पे रखेंगे, इनको इक्वेशन क्या देंगे, सेकंड, बिल्कुल। अब यहां से ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो समीकरण, ये वाले समीकरण है वो किसका है, अपवन वेग का फॉर्मूला है। अपवहन वेग का फॉर्मूला भी हमने फाइंड किया पहले। ये VD का मान यहां पे रखोगे तो समीकरण 2 से VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 में रखते हैं तो I बराबर क्या प्राप्त होगा, I बराबर होगा NEA और VD की जगह ये रखोगे E टो अपॉन M। अब A का यहां पे आप भाग लगाओ, क्योंकि A का भाग लगाने का मतलब है यहां पे J प्राप्त होगा। J कैसे, I अपॉन A क्या होगा, तो A का यहां से आप क्या लगाओ, भाग लगाओ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा I अपॉन A, I अपॉन A, और बराबर में क्या होगा, बराबर में होगा NE स्क्वायर, ये E और E का गुणा E स्क्वायर, फिर यहां पे A का तो भाग लगा लिया तो क्या प्राप्त होगा, यहां पर टो प्राप्त होगा। क्या होगा, टो अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा वो होगा M, और यहां पे क्या होगा, E होगा। I बटा A को क्या लिखेंगे, J लिखेंगे, और फिर ये क्या होगा NE स्क्वायर टो, और अपॉन में M, और ये क्या होगा, E होगा। इनको इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब यहां से आपको एक और अलग से कुछ परिभाषाएं हैं उनको समझा रहे हैं, उनके बाद में इस इक्वेशन 3 पर आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने और R का फॉर्मूला भी फाइंड किया था, वो क्या था, वो था ML अपॉन NE स्क्वायर A टो। ये R का फॉर्मूला था प्रतिरोध का, यानी इनको आपने क्या माना था, R माना था, प्रतिरोध। और इनका जो व्युत्क्रम था, इनका व्युत्क्रम उनको क्या बोलते हैं उनको भी समझेंगे, यानी इसी पर आधारित R बराबर इनको क्या लिखेंगे, M अपॉन NE स्क्वायर और टो, ये अलग से A और L को दोनों को अलग किया था, और इसको और क्या माना था,
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधकता कहें या विशिष्ट प्रतिरोध कहें, यानी ये क्या बनेगा, विशिष्ट प्रतिरोध। चलो यहां पे कुछ परिभाषाएं हैं समझा रहे हैं, उनके बाद में आप डायरेक्ट यहां पे कॉन्सेप्ट को लगाओगे। चलो क्या है देखते हैं। आर बराबर क्या लिखा, आर बराबर है ml अपॉन NE² A टॉ। यह है प्रतिरोध का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, प्रतिरोध का। और प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा में उत्पन्न रुकावट को क्या नाम दिया है, प्रतिरोध नाम दिया है। अब यहीं से R बराबर क्या है, ये M अपॉन NE² टॉ और L अपॉन A को अलग करेंगे और इन्हीं को अलग से क्या माना था, इनको माना था रो बराबर क्या था, M अपॉन NE² टॉ। ये क्या माना था हमने, रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। क्या माना था, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध माना था। इनकी यहां पे सबसे पहले तो इनकी जो जरूरत पड़ेगी वो यहां पे रखेंगे, उनके बाद में और डिटेल में समझेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, जिनको और क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, बिल्कुल, जिनको रो से प्रदर्शित करते हैं, यह विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। अब इसी पर आधारित कुछ और परिभाषाएं आ रही हैं और उस परिभाषाओं को समझते हैं कि कौन सी परिभाषाएं हैं। चलो समझते हैं और कौन सी परिभाषा है। यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम होना क्या कहलाएगा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, जिनको बोलते हैं चालकत्व। क्या बोलेंगे, चालकत्व। जिनको किन से प्रदर्शित करोगे, जे से प्रदर्शित करोगे, ये होता है चालकत्व। क्या होता है, चालकत्व। और ये क्या बोलोगे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, चालकत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, चालकत्व। ठीक है, किन से डिनोट करोगे, यानी प्रदर्शित करोगे, वो किन से करोगे, जे से प्रदर्शित करोगे। सॉरी, यहां पे जी से प्रदर्शित करोगे। अब उनके बाद में और क्या समझेंगे कि जो परिभाषा तो हमने समझ लिया, अब इनका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। किनका व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। और प्रतिरोध का व्युत्क्रम है यानी ये 1/R हो गया। अब यहां पे इनमें और क्या बताएं कि इनका जो मात्रक बनेगा वो मात्रक क्या बनेगा, 1/ओम, या इनको ओम इनवर्स कहते हैं। क्या कहेंगे, ओम इनवर्स। तो चालकत्व का मात्रक क्या बनेगा, ओम इनवर्स। अब यहां पे आप इनकी विमा लिखें तो भी क्या लिखोगे, प्रतिरोध की विपरीत। प्रतिरोध में जो पावर क्या है, ML, T और A की जो पावर है उनको विपरीत कर लें। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लें। वो किसकी हो जाएगी, चालकत्व की हो जाएगी। तो ये हो गया इनका मात्रक। फॉर्मूला क्या होगा, इनका विपरीत हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा इनका अपोजिट क्या होगा, NE² A और टॉ अपॉन में क्या हो जाएगा, ML। यही फॉर्मूला होगा इनका। ये चालकत्व का बन गया, यानी प्रतिरोध का विपरीत होगा वो क्या कहलाएगा, चालकत्व कहलाएगा। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट कौन सा निकल के आएगा, यानी प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या है। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है, उनको और भी कहते हैं विशिष्ट चालकत्व। क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकत्व, जिनको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किन से प्रदर्शित करेंगे, सिग्मा से। तो क्या होता है ये सिग्मा, यानी सिग्मा बराबर 1/रो, सिग्मा बराबर
वन अपॉन रो, यानी प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है। ये क्या है? प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। विशिष्ट चालकत्व। सिग्मा से डिनोट करेंगे। किन से डिनोट करोगे? सिग्मा से। अब इनका फॉर्मूला क्या बनेगा? चलो अब यहां से आप देखें तो रो बराबर क्या है? m अपॉन एन ई स्क्वायर टो। तो इनका क्या बनेगा? इनका फॉर्मूला क्या बनेगा? सिग्मा का बनेगा वन अपॉन यहां पे क्या होगा? यहां पे है m अपॉन, क्या है? m अपॉन है, तो ये ऊपर जाएगा, इनका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? एन स्क्वायर ई टो अपॉन m। ये फॉर्मूला बनेगा। m अपॉन एन ई स्क्वायर टो है, तो इनका ऑपोजिट करोगे तो क्या बनेगा? एन स्क्वायर ई टो अपॉन m। ये फॉर्मूला बनेगा। और ये किनका फॉर्मूला होगा? ये फॉर्मूला होगा विशिष्ट चालकत्व का। किसका होगा? विशिष्ट चालकत्व का। ठीक है। अब यहां से ये परिभाषा यहां पे कंप्लीट होती है। इनका मात्रक बनेगा, और मात्रक आप क्या लिखोगे? इनका मात्रक प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है। प्रतिरोधकता का क्या होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है विद्यार्थियों? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताइए। या फिर आप क्या कह सकते हैं? प्रतिरोधकता का बनेगा तो ये बनेगा, यहां से भी आप बता सकते हैं। चलो यहां पर समझ लेते हैं अलग से क्या होगा। आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। इस साइड में भेजें तो आर ए अपॉन में एल, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा रो के बराबर। अब मुझे इनका मात्रक बताइए क्या होगा? इनका मात्रक होगा प्रतिरोध का ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर अपॉन लंबाई का मीटर होगा, इनसे कैंसिल होगा तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। इनका क्या बनेगा? इनका इनका क्या होगा? विपरीत होगा, ऑपोजिट होगा, तो वन अपॉन ओम मीटर, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स क्या बनेगा? विशिष्ट चालकत्व का क्या बनेगा? मात्रक। आप इनकी विमा भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आया सिग्मा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला आया? सिग्मा का। ये आप अलग से कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ये भी क्या होगा? ये इनके अलग से डेफिनेशन है। प्रतिरोध के बाद में प्रतिरोध का व्युत्क्रम है वो चालक तो है, प्रतिरोधकता का मात्रक है वो विशिष्ट चालक तो है। ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है? यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओम के नियम का सदिश निरूपण टॉपिक चल रहा है, उनको यहां पर क्लियर करेंगे। एक बार वापस इनको रिपीट कर लेते हैं। हमें ये सिद्ध करना है जे बराबर सिग्मा ई, यही क्या है? ओम के नियम का सदिश रूप है। हम जानते हैं कि अपन वेग और धारा में क्या संबंध है? आई बराबर एन ई ए वी डी। वी डी का फॉर्मूला ये होता है, इसमें रखा, ए का लगाया भाग जे में कन्वर्ट हो गए, और समीकरण 3 तक हमने किया। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हैं कि एन ई स्क्वेयर, एन ई स्क्वेयर टो अपॉन एम को क्या लिख सकते हैं? पहले वो देखिए आप क्या लिख सकते हैं। इनको ये लिख सकते हैं, ये वाला देखो, सिग्मा। क्या लिख सकते हैं? सिग्मा, यानी विशिष्ट चालकत्व लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? विशिष्ट चालकत्व। तो उनको लिखते हैं सिग्मा। क्या लिखेंगे? इनको सिग्मा लिखेंगे। तो क्या है यहां पे? इनको हटा लेते हैं 20 में से। जे बराबर, इनको क्या लिखेंगे?
सिग्मा लिखेंगे और ये क्या होगा, ई ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है और यही क्या बना, इनका सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हमें यहाँ तक सिद्ध करना है, लेकिन सदिश रूप क्या होगा, इसको सदिश में लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो क्या होगा, जे वेक्टर बराबर क्या होगा, सिग्मा ई वेक्टर, सिग्मा ई वेक्टर, यही क्या है, यही हो गया इनका सदिश रूप और इन्हीं को क्या कहेंगे, ओम के नियम का सदिश रूप, ओम के नियम का सदिश रूप। तो होपफुली आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बीच में यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझाई गई है यहाँ पे ये वाले, तो ऐसे कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना क्योंकि छोटे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। आप एक साथ पढ़ने की बिल्कुल न सोचे, रोजाना अपडेट होकर जितना सिलेबस करवाए जा रहा है उतना ही कवर करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें प्यारे विद्यार्थियों, तभी ऐसे कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।